बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, काजी फाइज ईसा साहब के बगैर ही हुई। 7 रुकनी बेंच बैठा और बहुत ही अहम सवालात का जायज़ा लिया गया, बहुत अहम सवालात उठाए गए। पूछा गया कि क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। एक तो देखें, फहरिस्त मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है, वो एक अलग मामला है, लेकिन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ भी है, इसी 9 मई के बाद के वाक़यात से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि डेटा जमा कराएं कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, ख़ासतौर पर ख़वातीन, बच्चों, और कितने लोग ज़ेर हिरासत हैं, पूरी डिटेल जमा कराई जाए। नोटिस जारी हुए थे और रिपोर्ट जमा मांगी गई थी। अब पंजाब हुकूमत ने जो ज़ेर हिरासत मुलज़मान हैं उनका डेटा जमा कराया है, रिकॉर्ड जमा कराया है, और उसमें कहा गया है कि 42 जो है वो यानी 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। इनमें से 42 को ज़मानत पर रिहा किया गया है और 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में है। लेकिन ज़्यादा अफसोस की बात या तशवीश की बात यह है कि इसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनका कोई डेटा जमा नहीं कराया गया, सहाफ़ियों का डेटा जमा नहीं कराया गया, वकला का डेटा जमा नहीं कराया गया। यानी ये नहीं बताया गया कि कितने वकील उठाए गए हैं, कितने वकील ज़ेर हिरासत हैं, सहाफ़ी कौन कौन से ज़ेर हिरासत हैं, कितने ज़ेर हिरासत हैं, और नाबालिग बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, वो कितने जो हैं वो उठाए गए हैं या वो ज़ेर हिरासत हैं, और नाबालिग बच्चे कितने ज़ेर हिरासत हैं। तो ये डेटा जो है वो उसमें जमा नहीं कराया गया। तो मुझे लगता यह है कि ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट है, और लगता यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस देगी और मज़ीद सवालात इस ज़मन में उठाएगी और मज़ीद इनसे पूछा जाएगा। फिर जो ख़वातीन ज़मानत पर रिहा हो गई हैं और फिर जो जुडिशल रिमांड पर हैं, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही, तो ये मामला भी शायद अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हों। कल रात जो मैंने वीडियो की थी, मैंने उसमें कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी जाग गए। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, उमर अता बंदयाल से ज़्यादा उम्मीदें न रखें। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। देखें, ये इस वक्त अगर इदारों के ऊपर एतमाद नहीं रहा लोगों को, तो ये मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है कि एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पर लोग तवक्कुआत भी नहीं बांध रहे, उम्मीदें भी नहीं बांध रहे, और अब उम्मीदें ज़्यादा नहीं कर रहे कि अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा या अदालतों से इंसाफ होगा। तो ये जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतों से एतमाद, अदालतों के ऊपर एतमाद होना चाहिए, अदालतों के ऊपर यकीन रहना चाहिए। लेकिन ये कैसी स्टेज अगर आ जाए कि अदालतों से लोगों को एतमाद उठने लगे, तो ये मेरा ख्याल है सब के लिए बतौर सोसाइटी भी तशवीश की बात है और ये अदालतों के लिए भी तशवीश की बात है। अच्छा देखें जी, आज 7 रुकनी बेंच जो है वो उस पर आ जाते हैं। 7 रुकनी बेंच ने आगाज़ किया है समाअत का, और उस पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, और ऐसा लगता है कि इन्हीं पॉइंट्स की रोशनी में अब ये केस आगे चलेगा। बुनियादी मुकदमा यह है कि सिविलियंस का ट्रायल क्या उसमें मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता। अब फैसल सिद्दीकी साहब ने सवाल उठाया कि मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका। वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। यानी वो तो पहले ही मान गए कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, और उन्होंने कई मिसालें भी बताई कि माजी में हुआ भी है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस मामले में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता, इस मामले में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं बनती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविलियन का अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो तो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं हो सकता। तो फिर इस केस में डिफरेंट क्या है, ये सवाल पैदा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि एक मुकदमे में अगर 60 अफराद को नामजद कर दिया जाता है सिर्फ, और उनमें से सिर्फ 15 लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में भेजे जाते हैं, तो फिर सवाल पैदा होगा कि ये क्राइटेरिया क्या है, किन 15 को मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया है और बाकी किन को मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा गया। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फिर जब आम अदालतों में भेजा जाता है, उनको फेयर ट्रायल का हक मिल रहा है, तो फिर इन 15 को मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा गया और फेयर ट्रायल का हक या अपील का हक क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि किन वजूहात की बिना पर मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे जाते हैं, बुनियादी वजह क्या होती है जब भेजे जाते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त है। यानी अगर कोई दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है, तो जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है वो आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त है, और कानून मौजूद है। कोई ये नहीं कह रहा कि सख्ती से ना निपटें। यानी वो कहते हैं कि जी ये जो मामला जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसमें कोई नहीं कह रहा कि सख्ती से ना निपटें, सख्ती से निपटें, लेकिन जो है वो फोरम ये नहीं बनता। अच्छा, अब इसमें जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत ही अहम नुक्ता एक उठाया, बहुत अहम नुक्ता। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो,
फिर उन्होंने सवाल किया कि सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की है। यानी वो ये समझते हैं कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं इसमें क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है यानी कौमी सलामती को ख़तरा दरपेश हुआ है। यानी फ़ौज किसी ज़ाहिर जो हुआ है वो तो जुर्म ही है कि आप किसी आर्मी तनसीबात के अंदर घुस जाएं, वो जुर्म है, लेकिन इससे क्या कौमी सलामती को ख़तरा लाहिक हुआ है, ये उन्होंने सवाल किया। इससे मतलब ये है, उनके सवाल से ये लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कौमी सलामती को ख़तरा लाहिक नहीं हुआ तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हरकत में नहीं आता। ये उनका तासुर उनके सवाल से ही मिलता है। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने भी सवाल किया कि जो आप क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। अच्छा, फिर मंसूर अली शाह साहब ने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि कानून ये कब कह रहा है कि मिलिट्री के अंदर काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जुर्म से ताल्लुक भी तो पर भी तो एक्ट लागू होता है। ये अब एक और एंगल से भी बात की है मंसूर अली शाह साहब ने कि भाई अगर कोई यानी मिलिट्री के अंदर काम कर रहा है बंदा तो क्या फिर ही उसके ऊपर मिलिट्री एक्ट लगेगा, या मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के अंदर उसकी हुदूद में कोई जुर्म हो जाता है, उसकी हदूद के अंदर घुस के कोई जुर्म करता है तो फिर उस पर भी आर्मी एक्ट लग सकता है। ये भी सवाल उठाया गया। तो इसका मतलब ये है कि सवालों का जो दायरा है अभी ये ओपन है और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं। मसलन कुछ सवाल और उठाए गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल उठाए कि आर्मी एक्ट के तहत शिकायत कैसे दर्ज होती हैं, कैसे आप पता चलेगा कि ये खिलाफ वर्जी आर्मी एक्ट के तहत हुई है। अच्छा, आर्मी एक्ट कैसे लगता है, ये सवाल उठाया आज ये सवाल भी उठाया कि आर्मी के अंदर मुलजिम की शनाख्त का तरीक़ाकार क्या है कि ये हमारा मुलजिम है। कैसे पता चलेगा कि ये 2 मुलजिम हैं, इनमें से ये हमारा मुलजिम है, ये हमारा नहीं है। ये तरीक़ाकार क्या है, ये सवाल क्यों उठा होगा? इसलिए कि हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए हैं, हज़ारों, लेकिन 15 को आप मिलिट्री कोर्ट में भेजते हैं, बाकियों को नहीं भेज रहे। तो फ़र्क कैसे करेंगे कि ये हमारा मुलजिम है, ये हमारा मुलजिम नहीं है, ये हमारा मुलजिम है, ये इसको आर्मी एक्ट में जाना चाहिए, और ये हमारा मुलजिम नहीं है, इसको आप आम अदालतों में ले जाएं। तो ये फ़र्क कैसे करेंगे, ये सवाल उठाए। फिर और ये जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने उठाया। फिर एक सवाल उठाया कि आम मुकदमात से में FIR से जो प्रोसेस शुरू होता है, यानी आम मुकदमात में तो FIR से प्रोसेस शुरू होता है, तो आर्मी में क्या तरीक़ाकार है, आर्मी में जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू होती है वो किस प्रोसेस के तहत होती है, वो भी क्या FIR के तहत ही होती है, ये सवाल भी उठा है। फिर आर्मी एक्ट का इतलाक़ कैसे होगा, ये सवाल भी उठाया गया है, इतलाक़ कैसे किया जाएगा। एक और सवाल उठाया गया, अगर FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक दफात ही शामिल नहीं की गई तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्ज़मान की हवालगी मांग सकता है। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने मांगा था कि जो मुझे हवाले किया जाए, मियां अकरम उस्मान साहब जो हैं उनको भी जो है वो हवाले किया गया है। तो सवाल ये उठा है कि क्या इनको जो है वो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात एक FIR में शामिल नहीं है तो फिर कमांडिंग ऑफिसर उनकी कैसे हवालगी मांग सकता है। तो ये बेसिकली आज दायरा फ्रेम हो गया है। दायरा फ्रेम हो गया है कि किस दायरे में रहकर ये मुकदमा आगे चलेगा, कौन से बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना है, जिनका जवाब आना है। तो इन सवालों के जवाब मेरा ख्याल आएंगे तो ये मुकदमा किसी तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। एक और चीज़ पर मैं आपके साथ रख दूं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो फ्रांस से आज लंदन तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी। ये एक और ख़बर की तरफ मैं आ गया हूँ। अब ये ख़बर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शहबाज, मैंने आपको पिछले हफ्ते ये खबर दे दी थी 10 दिन पहले तकरीबन, कि लंदन में एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है और उस अहम मीटिंग की तैयारियां हो रही हैं, उसके लिए दावतें दी गई हैं, लोगों से कहा गया है, और उसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब आज जा रहे हैं लंदन। अब वो ये कहते हैं कि अब वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें से मेरा ख्याल है कि 6-7 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बात होनी है, या जो इस मुलाकात में चीज़ें तय होनी है। एक तो यह है कि नवाज शरीफ की वापसी का प्लान डिस्कस होना है कि नवाज शरीफ को कब वापस आना है। दूसरा यह है कि असम्बलियों की, और फिर वापस इलेक्शन, मतलब नवाज शरीफ ने वापस आना है तो नवाज शरीफ ने क्या इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आना है या पहले आना है। अगर पहले आना है या बाद में आना है तो दोनों सूरतों में कानूनी तरीके का क्या होगा, कौन कौन से कानूनी रास्ते जो है वो उनको सेफ लेना पड़ेगा, ये देखना होगा। तो ये इन तमाम इसके यानी नवाज शरीफ की वापसी के काफ़ी सारे पहलू हैं, कहाँ उतरें, इस्तकबाल कैसे हो,
का मुकदमात कैसे लड़े जाएं, जेल जाने से कैसे बचें। तो इन सारे पहलुओं पर गौर जो है वो हो भी रहा है और मजीद भी होगा। दूसरा ये कि असम्बलियों की तहलील की तारीख क्या रखी जाए, क्या 12 अगस्त को ही तहलील की जाए, क्या 2-3 दिन पहले कर दी जाए, क्या हफ्ता पहले छोड़ दिया जाए, क्या बजट पास होने के बाद छोड़ दिया जाए। ये इन चीज़ों इस चीज़ पर बहस होनी है और इसके कई पहलू हैं। इसके पहलू हैं कि अगर पूरे वक्त पूरा करके होते हैं तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होना है, पहले हो जाता है तो 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये डिस्कस होगा। फिर तीसरा ये कि निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, उसमें भी कुछ नाम ज़ेर गौर उनके चल रहे हैं, किसको निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए, इस पर मेरा ख्याल है बातचीत होगी। फिर टिकटों की फहरिस्त जो है उस पर मुशावरत होगी, जो टिकटें तकसीम होनी है उसकी फहरिस्तें पहले भी मांगी गई हैं, उस पर हतमी चीज़ें गौर की जाएंगी। कुछ चीज़ों पर जो ज़ाहिर इख्तलाफ नहीं होगा, 80% तो चीज़ें सीधी होंगी और 20% जो है उस पर मजीद गौर व करना होगा। तो शहबाज शरीफ साहब से इस पर भी मुशावरत और उनकी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं है बल्कि कैबिनेट के और भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये सारे इस मुशावरती अमल का या इनमें से कुछ लोग मुशावरती अमल का हिस्सा बनेंगे, खासतौर पर मरीम नवाज साहिबा। फिर सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनाना है, इस पर भी बातचीत होने की तवक्को है कि सीट एडजस्टमेंट कैसे की जाए और जो है वो सीट एडजस्टमेंट का जो है वो किसके साथ की जाए, क्या बाकी जमातों के साथ भी हो सकती है, क्या इनके साथ भी हो सकती है, इस्तेकाम पार्टी के साथ, इस पर गौर खौज होगा। और फिर एक और चीज़ है कि पीटीआई के जो छोड़े हुए इलेक्टेबल्स हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो कहाँ कहाँ से करना है, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्टेबल्स लिए जा सकते हैं ताकि हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये 6-7 चीज़ें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी और नवाज शरीफ के साथ मुशावरत और जो मुशावरती मीटिंग शुरू होने जा रही है उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अब देखिए लंदन से कुछ खबरें निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।